हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। जी हाँ, एक और आईपीओ आ रहा है और आईपीओ काफी ज्यादा मस्त भी आ रहा है। कंपनी का नाम होने वाला है आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड आईपीओ, जहां पर हम आईपीओ के बारे में पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं कि कंपनी काम क्या करती है, उसके बेसिक से एडवांस तक कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे रहने वाले हैं, उसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, और कंपनी किस ऑब्जेक्टिव के लिए अपना जी आईपीओ लेके आ रही है और उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए किस वैल्यूएशन पर ये आईपीओ आ रहा है। और उसी के साथ साथ पीयर टू पीयर कंपैरिजन में जाकर भी हम चेकआउट करेंगे कि आईपीओ सस्ता आ रहा है या महंगा आ रहा है। और उसी के साथ साथ मेरा इसमें पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन क्या रहने वाला है एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव, उसे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी से ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उसी के साथ साथ सीधा चलते हैं आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। तो अगर मैं इसमें स्टार्टिंग में अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो मैं इस आईपीओ को अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने का प्लान कर रहा हूं बीइंग एन डिफेंसिव इन्वेस्टर। लेकिन ये मेरा पर्सनल डिसीजन होने वाला है। आप लोगों का जो भी डिसीजन हो वीडियो को देखे समझे और उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई डिसीजन बनाइएगा। इसी के साथ साथ अगर हम सबसे पहले कंपनी की बेसिक्स बातें करते हैं तो 2007 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस उनके पास हो चुका है। और ये कंपनी मेनली काम करती है ड्रोन्स के ऊपर, जहां पर ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, जिन्हें हम ड्रोन्स कह देते हैं। और उसी के साथ साथ ये ड्रोन्स किन किन चीजों के लिए यूज किए जाते हैं, सबसे पहले तो मैपिंग करना, सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस, ये तीन मेजर पार्ट होने वाले हैं जहां पर ये कंपनी इन ड्रोन्स को यूज करती है। अगर हम मैपिंग की बात करते हैं तो जैसे कि किसी भी जगह का हमने मैप करना हो, जैसे कि नक्शा लेना हो या किसी भी जमीन की मिनती वगैरह करनी हो, तो वहां पर इन चीजों को हम यूज करते हैं एज ए मैपिंग। उसी के साथ साथ कंस्ट्रक्शन वगैरह में या रियल एस्टेट में, तो वहां पर भी इन ड्रोन्स की हेल्प ली जाती है। इसी के साथ साथ हमारे डिफेंस फोर्सेस में भी इन ड्रोन्स का काफी ज्यादा यूज होने वाला है, ये आप सभी को पता है, जहां पर हम इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉग्निशन जैसे ऑपरेशंस को इन ड्रोन्स के जरिए हम कामयाब बनाते हैं। कंपनी के पास दो मेन सॉफ्टवेयर भी होने वाले हैं, ब्लू फायर लेवल और उसी के साथ साथ ब्लू फायर टच। जहां पर ब्लू फायर लाइव में हम जो भी ये ड्रोन रिकॉर्ड करता है उनकी हम लाइव रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ ब्लू फायर टच में ये ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम रहने वाला है, जहां पर प्लानिंग की जाती है, कमांडिंग की जाती है और मैपिंग और सर्विलेंस मिशंस को भी हेल्प की जाती है ऑपरेशनल एरिया और टारगेट लोकेशंस में। मतलब कि कंपनी के ही ड्रोन्स हो चुके हैं जिनको वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उन्हीं के साथ साथ उन्हीं के सॉफ्टवेयर हो चुके हैं, जिनकी वजह से जहां पर ये पूरा का पूरा सिस्टम को टेक केयर करती है। अब अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो 2022 ईयर के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो इनके पास मार्केट शेयर 50% का रहने वाला है, जो कि जबरदस्त रहने वाला है। मतलब कि इंडिया का मेजोरिटी शेयर इनके पास होने वाला है अगर हम ड्रोन्स के एरिया में बात करते हैं तो। इसी के साथ साथ इंडिया में तो ये कंपनी लीडिंग होने ही वाली है और उसी के साथ साथ ग्लोबल में भी इसका नंबर 7th नंबर पर आ जाता है, चाहे वो सिविल कैटेगरी में हो या डिफेंस कैटेगरी में हो, जहां पर ये सिविल और डिफेंस दोनों के लिए ही ड्रोन्स को प्रिपेयर करती है। अगर हम शॉर्ट में बात करते हैं तो कंपनी का काम काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है और इसी काम की वजह से ये आईपीओ भी काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। और वैसे भी अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ टाइम से डिफेंस सेक्टर काफी ज्यादा फोकस में भी रहा है और काफी ज्यादा बूम हमें डिफेंस सेक्टर में देखने को मिला है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो वहां पर हमें हल्की सी दिक्कत देखने को मिल रही है और वो कौन सी देखने को मिल रही है उसे चेकआउट करते हैं हम। जहां पर अगर हम टोटल एसेट्स की बात करते हैं तो 31 मार्च 2020 में 79.79 करोड़ से ये पहुंच चुके हैं 31 मार्च 2023 तक 487 करोड़, मतलब कि एक अच्छा इजाफा हमें जहां पर टोटल एसेट्स में देखने को मिला है। अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं तो 31 मार्च 2020 में थे 16 करोड़ के और 31 मार्च 2022 तक पहुंच चुके हैं 161 करोड़, यानी कि 10 गुना रेवेन्यू वहां से बढ़ चुके हैं, जो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा पॉइंट होने वाला है। और इसी के साथ साथ अगर हम 2023 के चेकआउट करते हैं तो वहां पर 196 करोड़ के हमें टोटल रेवेन्यू देखने को मिल रहे हैं। और उसी के साथ साथ अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, यही है एक मेजर दिक्कत पॉइंट, जहां पर अगर हम चेकआउट करते हैं तो 31 मार्च 2020 में थे 13 करोड़ का लॉस, वहीं पर 31 मार्च 2021 में था 14 करोड़ का लॉस। लेकिन आप लोगों को याद होगा 2020 और 2021 हमारे लिए एक ऐसे 2 साल थे जहां पर हमें काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिली है। और उसके बाद लेकिन कंपनी ने काफी अच्छा बैक बाउंस किया और जो हमारे लिए पॉजिटिव हो चुका था इस कंपनी के लिए पॉजिटिव हो चुका था,
31 मार्च 2022 में कंपनी आ चुकी थी प्रॉफिट में 44 करोड़ के रुपीस पे। अगर हम 23rd की बात करते हैं तो वहां पर 32 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट में हमें पहले 2 साल दिक्कत देखने को मिली है, लेकिन उसके बाद जो कंपनी ने बाउंस बैक किया है वो हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट हो जाता है और इस जो माइनर पॉइंट था उसे ये नेग्लेक्ट कर देता है। अगर हम नेटवर्थ की बात करते हैं तो 31 मार्च 2020 से 68 करोड़ से लेके जब पहुंच चुके हैं 324 करोड़ तक। अगर हम 31 मार्च 2023 की बात करते हैं, रिजर्व्स और सरप्लस में भी हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। 68 करोड़ से पहुंच चुके हैं 110 करोड़ की 31 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक रिस्पेक्टिवली। और अगर हम बोरोइंग्स की बात करते हैं तो बोरोइंग्स में भी हमें इजाफा देखने को मिला है मेनली 2023 के, जहां पर 86 करोड़ की बोरिंग्स हमें जहां पर देखने को मिली है। हालांकि जिस तरीके ना कंपनी का साइज है वहां पर हमें अगर हम उस बोरिंग्स को कंपेयर करते हैं तो एक अच्छी खासी बोरिंग्स कंपनी के पास होने वाली है, लेकिन कंपनी के पास रिजर्व भी काफी अच्छा पड़ा है, जहां पर ये कंपनी को हम बोरिंग कंपनी नहीं कह सकते, डेट फ्री कंपनी मान सकते। और वैसे भी जो अमाउंट जहां से कलेक्ट की जाएगी वहां पर कुछ अमाउंट से कंपनी अपनी बोरिंग्स को भी कम करने वाली है, जो हमारे पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। इसी के साथ साथ अब अगर हम कंपनी के टाइम टेबल की बात करते हैं तो 26 जून को ये आईपीओ ओपन होने वाला है, 29 जून इसकी लास्ट डेट होने वाली है, 4 जुलाई को अलॉटमेंट हो जाएगी, 5 जुलाई को आपका रिफंड होना शुरू हो जाएगा अगर आपको ये आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो, 6 जुलाई को क्रेडिट हो जाएंगे आपके डीमेट अकाउंट में और 7 जुलाई होने वाली है इसकी लिस्टिंग डेट। अगर हम आईपीओ के लोट साइज की बात करते हैं तो रिटेल कैटेगरी में 22 शेयर्स का एक लोट रहने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ने वाली है 14,784 रुपीज की। एक लोट से ज्यादा अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ये आईपीओ काफी ज्यादा टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। लेकिन हाँ, अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स के अकाउंट से अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां पर कर सकते हो। उसके लिए आपको चाहिए उनके नाम पर भी डीमेट अकाउंट, और आपको डिस्क्रिप्शन में इंडिया के बेस्ट ब्रोकर्स का डीमेट अकाउंट लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। और अगर आप हमारे दिए गए लिंक से अपना डीमेट अकाउंट खुलवाते हो तो आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से जोड़ा जाएगा, जहां पर आप लोगों के साथ काफी ज्यादा एडिशनल और इन्फॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। और उसी के साथ साथ अगर हम स्मॉल एचएनआई में बात करते हैं तो 14 लोट्स हमारे पास मिनिमम हमें अप्लाई करने पड़ेंगे, जहां पर शेयर्स की क्वांटिटी हो जाएगी 308 की और अमाउंट हो जाएगी 2,06,976 रुपीज की। और बिग एचएनआई में बोले तो 68 लोट्स के लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा, जहां पर शेयर्स की क्वांटिटी हो जाएगी 1496 और अमाउंट हो जाएगी 10,05,312 रुपीज की। अगर आप लोगों को नहीं पता कि एचएनआई कैटेगरी में क्या हमें फायदे हो सकते हैं, कैसे हमें बम्पर प्रॉफिट हो सकता है, तो मैं यहाँ पर आई बटन में आप लोगों के लिए एचएनआई कैटेगरी का एक स्पेशल वीडियो टैग कर देता हूँ, जहां पर आप लोग उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, जिससे आपको भी पता लग जाएगी जो सेबी ने रूल चेंज किए थे उसका हम रिटेलर्स कैसे मजा ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर हम इसकी कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात करते हैं तो 10 रुपीज पर शेयर की फेस वैल्यू रहने वाली है, 638 से 672 रुपीज का प्राइस बैंड होने वाला है, 22 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। अगर हम इश्यू साइज की बात करते हैं तो 567 करोड़ का ये इश्यू साइज रहने वाला है, जिसमें से फ्रेश इश्यू होने वाला है 240 करोड़ का और रिमेनिंग होने वाला है ओएफएस। जहां पर एक ये नेगेटिव पॉइंट आ जाता है कि मोर देन 50% जहां पर हमारे पास ओएफएस आ रहा है कंपनी के, जहां पर कुछ इन्वेस्टर्स ऑलरेडी पहले ही अपना माल बेचकर जहां से निकल जाएंगे, वो भी काफी हाई भाव में। वो कैसे, वो हम बाद में चेकआउट करते हैं। और उसी के साथ साथ एम्प्लॉय को डिस्काउंट मिलने वाला है 32 रुपीज पर शेयर का, बीएससी एनएससी दोनों पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। इसी के साथ साथ अगर हम कोटा की बात करें तो क्वालिफाइड का 75% का एक बहुत ही मेजर कोटा इन्होंने दिया है क्वालिफाइड को। उसी के साथ साथ एचएनआई का 15% का और रिटेल कैटेगरी में सिर्फ 10% का कोटा ही हमें देखने को मिला है। अब रिटेल कैटेगरी में 10% का क्यों है? बिकॉज जब भी कोई कंपनी लगातार 3 सालों से प्रॉफिट में नहीं रहती है तो वहां पर सेबी की रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग उन्हें रिटेलर्स को सिर्फ 10% का ही कोटा देना पड़ता है। तो इस वजह से जहां पर रिटेलर्स का सिर्फ 10% का कोटा होने वाला है। इसी के साथ साथ अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो कंपनी को अपनी कुछ बोरिंग्स की पेमेंट करनी है और उसी के साथ साथ इनको फंडिंग वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और इसी के साथ साथ इनको इन्वेस्टमेंट करनी है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, जो हमारे एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। और फाइनल होने वाला है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब इन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो कंपनी की तरफ से वैल्यूएशन लाई जा रही है, अगर हम उन्हें चेकआउट करते हैं तो 2023 के पहले 6 मंथ के अकॉर्डिंग अगर हम कंपनी की वैल्यूएशन निकालने की कोशिश करते हैं तो ईपीएस निकल कर आती है 12.49 की, रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकल के आती है 14.20% की और उसी के साथ साथ पी रेशियो निकल के आती है 53.80 की। अगर हम 2022 का डाटा लेकर चलते हैं
तो वहां पर ईपीएस हमारे पास आते हैं 13.84 की, रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकल कर आ रही है 26.95% की, और उसी के साथ साथ पी रेशियो निकल के आ रही है 48.55 की। अगर हम 3 सालों का बेसिक एवरेज लेकर निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो ईपीएस निकल के आ रही है 4.46 की, रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकल के आ रही है 2.02% की, और उसी के साथ साथ पी रेशियो निकल के आती है 150.67 की। अब अगर हम पीयर कंपैरिजन में जाकर देखते हैं तो सबसे पहली बात ना, डायरेक्टली हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन में नहीं जा सकते हैं, बिकॉज डायरेक्टली ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो सिर्फ ड्रोन्स को मैन्युफैक्चरिंग करती हो। लेकिन क्योंकि जो डिफेंस सेक्टर में ज्यादा मेजर इनका रोल है तो हम वहां पर डिफेंस सेक्टर के अकॉर्डिंग कुछ कंपनीज को ले रहे हैं, लेकिन इन शॉर्ट डायरेक्ट टू डायरेक्ट ये पीयर कंपैरिजन नहीं होने वाला है। फिर भी अगर हम चेकआउट करते हैं तो एमटा टेक्नोलॉजी जिसकी ईपीएस निकल के आती है 19.79 की, पी रेशियो निकल के आती है 82.73 की, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकल के आती है 11.71 की, और उसी के साथ साथ डाटा पैटर्न 19.48 का ईपीएस, पी रेशियो आ जाती है हमारे पास 66.32 की, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकल के आती है 16.36% की। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एस्ट्रा माइक्रोवेव 4.37 का ईपीएस, रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकल के आ चुकी है 6.47% की, और उसी के साथ साथ पी रेशियो निकल के आ रही है 59.02 की। मतलब कि अगर हम वैसे देखते हैं वैल्यूएशन वाइज तो कंपनी ने एक अच्छा खासा वैल्यूएशन प्राइस मांगा है इस आईपीओ में, उसमें हमें कोई भी शक नहीं होने वाला है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, एक तो कंपनी की मोनोपोली टाइप होने वाली है, चाहे 50% का शेयर क्यों ना हो, लेकिन स्टॉक मार्केट में तो इस कंपनी की मोनोपोली हो ही जाएगी। और उसी के साथ साथ कंपनी के बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हमें जहां पर देखने को मिल रहे हैं, तो इस वजह से ये आईपीओ काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो चुका है। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो अप्रोक्स 70% के करीब का जीएमपी हमें जहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन सिर्फ जीएमपी को देखकर हमें किसी भी आईपीओ को अप्लाई नहीं करना होता, हमें वहां पर कंपनी का पूरा रिव्यू करना होता है। जब हम उस चीज को करते हैं तो वहां पर हमें कंपनी सिर्फ वैल्यूएशन के अलावा और कहीं पर भी दिक्कत देखने को नहीं मिली है। लेकिन फिर भी ये आईपीओ काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है, इसीलिए मैं इस आईपीओ को अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने का प्लान कर रहा हूं। और उसी के साथ साथ आप लोगों का क्या रहने वाला है इस कंपनी के बारे में फाइनल डिसीजन, वो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।